आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। देखें, पहले भी मैंने आपको बात बताई थी कि पहले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स के जो एंसेस्टर थे वो कहाँ पर थे? वो पानी में थे। एल्गी है ना, एल्गी ज्यादातर कहाँ पर होती हैं? पानी के अंदर। इसी तरीके से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी जो एंसेस्टर हैं वो ज्यादातर कहाँ होते थे? पानी में। फिर पानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पर आए? जमीन पर आए। अब जाहिर सी बात है, पानी की एनवायरनमेंट एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है और जमीन की जो लैंड की जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अब लैंड की एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए। लैंड की एनवायरनमेंट में या जमीन को पे सरवाइव करने के लिए वो अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आए और उसी चेंज को हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं अडॉप्टेशन। यानी एनी प्लांट्स ने अपने अंदर क्या कुछ चेंज लेकर आए, अपने अंदर अडॉप्टेशन लेकर आए, जिसकी वजह से उनका जमीन पर रहना जो है वो क्या हो गया? इजी हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्लांट जो थे, प्लांट्स के जो एंसेस्टर थे वो कहाँ पर होते थे? वो होते थे पानी में। अच्छा, द फर्स्ट एविडेंस दैट प्लांट हैड इन्वेडेड द लैंड फ्रॉम द सी इज फाउंड इन फॉसिल ऑफ सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड। कहता है कि पानी से जमीन की तरफ जो पौधे आए तो वो कब आए हैं? वो आए हैं सिल्यूरियन या डिवोनियन पीरियड में। जब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था आज से तकरीबन 395 मिलियन ईयर अगो पहले वाला जो दौर था वो कौन सा था? वो था सिल्यूरियन पीरियड। यानी सिल्यूरियन पीरियड के जो रॉक्स हैं, वो रॉक्स जो सिल्यूरियन पीरियड में बनी थी, उनके अंदर से जो हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं वो कौन से फॉसिल्स मिल रहे हैं? उन प्लांट्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी से जो जमीन पर प्लांट्स आए हैं वो कौन से पीरियड में आए हैं? वो आए हैं सिल्यूरियन या कौन से पीरियड में? डिवोनियन पीरियड में जमीन पर आए हैं। अब क्या मतलब है? क्या पौधे चलते हुए जमीन पर आ गए थे? असल में पौधे चलते हुए जमीन पर नहीं आए थे। पहले क्या होता था कि जमीन पर ज्यादातर पानी था, जमीन पर ज्यादातर क्या था? वाटर था। और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहाँ पाए जाते थे? प्लांट्स भी जो है वो पहले वाटर के अंदर ही थे, एल्गी की फॉर्म में वाटर में थे। फिर क्या हुआ? कुछ कुछ जगहों से जब जमीन में थोड़ा चेंज आया तो कुछ जगहों से वाटर एवापोरेट हुआ तो वहां पर जमीन अपीयर होना शुरू हो गई। वहां पर क्या अपीयर होना शुरू? ये जमीन जो है वो आना शुरू हुई। अब तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हुआ तो फिर क्या आई? जब जमीन आई तो फिर क्या था? यहाँ पर जो है वो इस तरह से प्लांट जो है वो जमीन से जो है वो, सॉरी, पानी से किस तरफ आ गए? पानी से आ गए जमीन की तरफ। ये देखें, पानी और पानी से किस तरफ आ गए? वो जमीन की तरफ आ गए। तो प्लांट्स का जो सफर था पानी से जमीन की तरफ, यानी पहले सबसे पहले प्लांट जो है वो पानी से जमीन पर कौन से पीरियड में आना शुरू हुए? सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में। यानी आज से 395 मिलियन ईयर अगो पहले जो है वो प्लांट पानी से कहां पर आए? जमीन पर आए। एंड ऑल बायोलॉजिस्ट आर एग्री All biologists are agree that the land plants and animals evolved from aquatic ancestors. तमाम बायोलॉजिस्ट इस बात के एग्री हैं, इस बात को पे मुत्तफिक हैं कि चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट, तमाम के एंसेस्टर जो थे, तमाम के जो एंसेस्टर हैं यानी जिनसे वो इवोल्व हुए हैं, उनके तमाम एंसेस्टर जो हैं वो क्या थे? वो एक्वाटिक थे। मतलब वो कहाँ रहते थे? वो पानी में रहते थे। अच्छा, अब इधर देखें कि ये एक पानी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाटर है और ये जमीन है। अब वाटर और जमीन की क्लाइमेट तो बिल्कुल चेंज होती है। अब ऐसा नहीं हो गया कि पौधे एकदम से वो जमीन पर, टोटली जमीन पर आ गए, क्योंकि वो एक क्लाइमेट से दूसरी क्लाइमेट में डायरेक्ट जो है वो शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। कि पहले आप एक्वेटिक थे, एक्वेटिक से फौरन टेरेस्ट्रियल, ऐसा नहीं था। प्लांट ने पहले क्या किया? प्लांट पहले एक इंटरमीडिएट जो है वो कंडीशन में आए। पहले एक्वेटिक थे प्लांट्स और एनिमल, पहले क्या थे? पहले थे एक्वेटिक। एक्वेटिक से फिर क्या हुए? एक्वेटिक से पहले वो हो गए एम्फीबियंस, और फिर मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? फिर मुकम्मल तौर पे हो गए टेरेस्ट्रियल। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जमीन की तरफ का सफर है वो एक्वेटिक से डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल नहीं हुआ है। पहले एक इंटरमीडिएट कंडीशन आई जिसको हम क्या कह रहे हैं? एम्फीबियंस।
एम्फीबियंस ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो पानी में जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन उनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो किसकी जरूरत होती है, उनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की। यानी मुकम्मल तौर पर ये पानी से आजाद नहीं है, जमीन पर रह सकते हैं। जैसे ये प्लांट मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर आ तो गए, लेकिन पानी के करीब करीब है। जब पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, तो फिर इनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। पानी थोड़ा पीछे जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। यानी ऐसी जगह पर ये पाए जाते थे एम्फीबियन जहां पर पानी करीब करीब पानी होगा, पानी के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट्स के लिए ज्यादा बेहतर थी या टेरेस्ट्रियल, तो अगर हम बात करें इस दोनों क्लाइमेट की, एनवायरनमेंट की, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी नहीं होती कभी भी, क्योंकि लिविंग, जिंदा रहने के लिए सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, पानी है। नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब ये पानी में थे तो इनको पानी की कोई कमी मौजूद महसूस नहीं होती थी। जमीन पर तो पानी कम भी हो सकता है, कभी बारिशें नहीं होती हैं तो पानी क्या है, कम भी हो सकता है। फिर दूसरा फायदा क्या था इनको पानी के अंदर, जो इनको अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है वो वाटर के अंदर ही डिजोल्व होती है और वाटर से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को भी वहीं से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा पानी का टेम्परेचर भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, ना पानी बहुत जल्दी गर्म होता है और ना बहुत जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जमीन का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो देखा जाए तो वाटर की जो एनवायरनमेंट थी इनके लिए वो ज्यादा बेहतर थी बनिस्बत किसके, पानी के। लेकिन जमीन पर तो आना था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी कम होता जा रहा था और लैंड सरफेस जो है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अभी भी आप देखें तो 78 पानी है, सिर्फ जो है वो 25 या 30% तक जो हमारा जो एरिया है उस पर क्या है, उस पर जमीन जो है वो मौजूद है, बाकी ज्यादातर एरिया जो है वो पानी पर मौजूद है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया लाइफ फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज एन इजी लाइफ, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाली लाइफ इजी लाइफ थी, क्योंकि वाटर नेसेसरी होता है फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए वाटर नेसेसरी होता है। एंड देयर इज लिटिल डेंजर इन द सी ऑफ एनी लैक ऑफ वाटर। बहुत कम ही ऐसा होता होगा शायद जमीन इतना एवापोरेट हो पानी के, समंदर का सारा पानी एवापोरेट हो जाए, लेकिन समंदर में पानी की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस के लिए इनको चाहिए होते हैं ऑटोट्रॉफ को, वो भी अबंडेंटली मौजूद होते हैं पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में। और इसके अलावा जो है वो पानी के अंदर टेम्परेचर भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। चलें, अब सबसे पहला प्लांट जो पानी से जमीन की तरफ आए वो कौन से प्लांट थे, वो थे ब्रायोफाइट। सबसे पहले प्लांट पानी से जो जमीन की तरफ आए वो कौन से प्लांट्स थे, वो थे ब्रायोफाइट्स। और अब हम जो पढ़ेंगे अडोप्टेशन, वो किसकी अडोप्टेशन पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की। यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो कौन कौन से एडोप्टिव कैरेक्टर थे जिसकी वजह से उनका जमीन पर रहना जो है वो क्या हो गया, आसान हो गया। वो फर्टिलाइजेशन के लिए तो उनको पानी की जरूरत थी, लेकिन उसके अलावा भी वो पानी जमीन पर सरवाइव कर सकते थे। तो उन्होंने अपने अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर्स डेवलप करी जिसकी वजह से जमीन पर रहना उनके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। बाकी जो ब्रायोफाइट को छोड़कर जो टेरिस्टल प्लांट थे उन्होंने अपने अंदर क्या चेंज लेकर आए वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब किंगडम प्लांटी का पहला लेक्चर जब हुआ था तो उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन अभी हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स के एडोप्टिव कैरेक्टर जो है वो, एडप्टिव कैरेक्टर जो ब्रायोफाइट्स के हैं हम वो सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तमाम प्लांट्स के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एडप्टिव कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, एडप्टिव कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये कौन से एडप्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये उन एडप्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ ब्रायोफाइट्स के जिसने उसको जमीन पर रहना क्या हो गया, उसके लिए आसान बना दिया। और सबसे सिंपलेस्ट जो ब्रायोफाइट है की जो ग्रुप है वो है हेपाटिसी लिवरवुड, और लिवरवुड का एक मेंबर है मार्केंशिया, लिवरवुड का एक मेंबर है मार्केंशिया। तो हम या ज्यादातर जो हम एडॉप्टिव कैरेक्टर डिस्कस करेंगे वो किसके डिस्कस करेंगे, मार्केंशिया के डिस्कस करेंगे। चलिए मार्केंशिया का एक क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर बना देता हूँ। मार्केंशिया प्लांट ऐसे होता है ना, यूं ऐसे होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है लिवर की तरह। अब अगर मैं इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन कट करूं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसका मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ ताकि आपको मुझे समझाना थोड़ा इजी हो जाए, इसके एडॉप्टिव कैरेक्टर इसके अंदर जो जो मौजूद होते हैं। चलिए ये मैंने इसकी राइजोइड बना दी है, नीचे वाली क्या है, ये इसकी राइजोइड है।
और राइजोइड के ऊपर ये इसके सेल्स हो गए जो फूड को स्टोर करते हैं। ये इसके फूड स्टोर करने वाले सेल हो गए, और यहीं पर बना देता हूँ ये इसके फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जिनसे ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ये इसके फोटोसिंथेटिक सेल हो गए। और उसके साथ ही एक मिनट में स्लाइड दोबारा शेयर करता हूँ। ये क्या हो गया प्लीज, आप इधर देखें। ये इसके अलावा ये इसकी यहाँ पर ये इसकी सबसे ऊपर लेयर हो गई। ये मैंने ब्रायोफाइट का क्रॉस सेक्शन ड्रा कर दिया। अब देखें एडॉप्टिव कैरेक्टर में कौन कौन से एडॉप्टिव कैरेक्टर हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने अडॉप्ट करी जमीन पर आकर वो क्या थी, वो थी राइजोइट। सबसे पहले जो इन्होंने डेवलप की, पहला एडॉप्टिव कैरेक्टर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब इधर देखो, पानी में तो जो है वो जो प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं उनको तो चारों तरफ से पानी मिल रहा होता है। ये देखो यहाँ तो चारों तरफ इसके पानी है। ये एक्वेटिक प्लांट है, इसके तो चारों तरफ पानी है। ये तो कहीं से भी पानी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है। लेकिन जमीन में तो पानी ज्यादातर जमीन के अंदर होता है, सरफेस पे पानी नहीं है। कहाँ पर है, जमीन के अंदर पानी है। अब जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसने क्या डेवलप कर ली, ब्रायोफाइट प्लांट ने, मार्केंशिया ने, इसने डेवलप किए हैं ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं राइजोइड्स। ये जो नीचे आ रहे हैं ना धागेनुमा स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं राइजोइड। अब देखो राइजोइड्स के काम क्या क्या है। राइजोइड के जो फंक्शन है, तो सबसे पहले तो राइजोइड किस चीज में हेल्प करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है जमीन से। इसके अलावा एंकरिंग का भी काम करती है, अटैचमेंट का भी काम करती है, यानी इस ब्रायोफाइट प्लांट को जमीन के साथ अटैच करके रखेगी, एंकरिंग का भी काम कर रही है। सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है, ये देखो कि ये अगर ये ब्रायोफाइट में राइजोइड ना होते, मैं यहाँ पर एक ब्रायोफाइट बना देता हूँ, अगर इस ब्रायोफाइट में अगर राइजोइड ना होते, ये देखो अभी इसमें राइजोइड अगर नहीं है, ये है एक ब्रायोफाइट, इसमें राइजोइड नहीं है, और अब ये वाटर कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकता था, ये वाटर सिर्फ इसी जगह से एब्जॉर्ब कर सकता था क्योंकि इसके पास राइजोइड नहीं है। तो इस तरफ वाला वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ये नीचे वाला वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। लेकिन ये वाला जो ये जो है, ये जो ब्रायोफाइट है, इसका इसमें देखें ये वाटर जो है वो इधर से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और ये वाला वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि राइजोइड इसकी यहाँ तक पहुंची हुई है। तो इसका मतलब राइजोइड ने क्या किया, राइजोइड ने सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर दिया किस चीज का, एब्जॉर्प्शन का। अगर ये वाले सेल इसके वाटर एब्जॉर्ब करते तो सिर्फ यहीं से वाटर एब्जॉर्ब करते, इस जगह से। लेकिन नीचे से एक्सटेंशन हुई हुई है बाहर की तरफ, ये राइजोइड निकली हुई है, तो ये वाटर और इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दिया किसने, राइजोइड। तो ये राइजोइड हो गई, और ये राइजोइड के क्या हो गए, ये राइजोइड के फंक्शन हो गए, राइजोइड क्या क्या काम करता है। राइजोइड के बाद दूसरी जो इसकी अडॉप्टेशन है, दूसरा जो इसकी अडॉप्टेशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वो पानी को बचाने के लिए या पानी को कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसके पास कौन सी अडॉप्टेशन होती है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट के पास कौन सी लैंड अडॉप्टेशन होती है जो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, तो वो कौन सी लैंड अडॉप्टेशन बताओगे, वो बताओगे आप राइजोइड। वो लैंड अडॉप्टेशन क्या है, वो है राइजोइड। बस एक ही है वाटर को एब्जॉर्ब करने की लैंड अडॉप्टेशन, जो राइजोइड है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाने के लिए इसके पास कौन सी जो है वो एडॉप्टेशन होती है, दो एडॉप्टेशन होती है जो मैं भी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। लेकिन यहाँ फिर मुझे ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। ये नहीं है, मैंने राइजोइड्स बना दी, ये क्या हो गई, ये राइजोइड हो गई। राइजोइड के बाद इसके ऊपर बना देता हूँ इसके जो है वो स्टोरेज सेल, जहाँ पर ये वाटर या फूड को स्टोर करता है। ये ले भाई, ये स्टोरेज सेल होगा, ये एक स्टोरेज सेल, ये दूसरा स्टोरेज सेल, ये तीसरा,
ये मैंने बहुत सारे स्टोरेज सेल बना दिए, थोड़ी लेयर बनाई है, बहुत ज्यादा लेयर होती है ये। इसके बाद ये मैंने इसके फोटोसिंथेटिक सेल बना दिए जो ब्रांच में होते हैं शक्ल में, ये लेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स हो गए। इसके अलावा ये इसकी सबसे अपर लेयर हो गई। चलो अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि राइजोइड जब वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया राइजोइड ने, फिर ये वाटर को स्टोर कर लेता है यहाँ पर, ये लो स्टोर कर लिया वाटर। अब क्या होगा, सनलाइट जब पड़ेगी, सूरज की रोशनी जब यहाँ पर पड़ेगी, सनलाइट जब पड़ेगी तो पानी तो एवापोरेट हो सकता था ना इसका। अगर इसकी बॉडी सिंगल लेयर होती, एक सेल की लेयर होती, मिसाल के तौर पे एक दूसरा ब्रायोफाइट यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखो इधर एक और ब्रायोफाइट बना रहा हूँ मैं, इधर बना देता हूँ, ये एक लेयर है ब्रायोफाइट की बॉडी, ये इसकी राइजोइड हो गई। राइजोइड के बाद बस सेल की एक ही लेयर है, ये एक लेयर सेल, और इसके ऊपर ही फोटोसिंथेटिक सेल है बस, ये लो ये हो, और ये इसके अपर लेयर हो गई। अब क्या होता है कि अगर इसकी सिंगल लेयर बने, सेल्स की अगर एक सिंगल लेयर होती है इसके ऊपर, तो क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता राइजोइड के अंदर पानी आता और इन सेल्स में स्टोर होता। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, जैसे ही इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती, इसका सारा पानी जो है वो बाहर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, सारा ये निकल जाता है यहाँ से बाहर, और इसके पास पानी कोई बचा हुआ नहीं रहता, क्योंकि सनलाइट तो पड़ती है और सनलाइट वाटर को एवोपरेट करती है। मगर इसके लिए इसके पास एडॉप्टेशन कौन सी थी, इसने जो एडॉप्टेशन इसके अंदर जो अपने लिए बनाई वो क्या थी, वो ये थी, अगर उसके आप क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो हो थैलस इज मैनी सेल थिक, इसका थैलस जो होता है, थैलस इज मैनी सेल थिक, यानी इसके थैलस पर सेल की बहुत सारी लेयर्स चढ़ी होती हैं। देख रहे हो, एक सेल की लेयर ये हो गई, फिर दूसरी सेल की लेयर ये हो गई, तीसरी सेल की लेयर ये है। अब नीचे की तरफ जहां पानी स्टोर हुआ हुआ है, यहां तक डायरेक्ट सनलाइट जाएगी ही नहीं, तो उसकी वजह से वाटर एवोपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर सेल की लेयर इतनी सारी ना होती तो डायरेक्ट जो है वो सनलाइट इन लेयर पे पड़ती और पानी क्या हो जाता, एवोपरेट हो जाता। तो उस अपने वाटर को स्टोर करने के लिए, पानी को बचाने के लिए इसने क्या कर लिया, थैलस इज मैनी सेल थिक, यानी सेल की बहुत सारी लेयर्स थी, एक लेयर हो गई ये सेल की, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। इसका फायदा क्या होगा, नीचे वाली लेयर्स के अंदर जो पानी होगा वो एवोपरेट नहीं होगा, ये देखो ना, ये नीचे वाली लेयर में अब जो पानी होगा एवोपरेट नहीं होगा, डायरेक्ट उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है ये बात? जी सर। चलो, और एक और भी एडॉप्टेशन होती है, एक ये हो गई। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए दो एडॉप्टेशन बस याद रखोगे, अगर पेपर में पूछ लिया कि वाटर को कंजर्व करने की कौन कौन सी एडॉप्टेशन होती है, बस दो याद रख लो। एक ये बता दी कि थैलस इज मैनी सेल थिक, यानी मल्टी लेयर्ड है, मैनी सेल थिक, या इसके लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल इसको कह लो, इसको मैं कह रहा हूँ मल्टी लेयर, मल्टी सेल की लेयर होती है। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है, आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल is covered with cuticle, outer and uppermost layer is covered with cuticle, और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर चढ़ी होती है, पड़ा हुआ है ना, क्यूटिकल वैक्स है, लिपिड्स के ग्रुप से ताल्लुक रखता है, वैक्स है क्यूटिन, तो उसके ऊपर जो है वो किसकी लेयर चढ़ी होती है, क्यूटिकल या क्यूटिन की लेयर चढ़ी हुई होती है। और इस लेयर का फायदा क्या होता है, आपको पता ही है कि ये सबसे पहले तो वाटर को एवापोरेट होने से रोकती है, वाटर को एवापोरेट होने नहीं देती, और दूसरा काम क्या करती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी तो उसको बहुत ज्यादा, इसके अंदर का जो वाटर है उसे इतना एवापोरेट होने नहीं देगी। तो ये दो एडॉप्टेशन बस कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए याद रख लेना। अगर पूछा जाए, कोई एमसीक्यू जैसा आ जाए कि इनमें से वो कौन सी एडॉप्टेशन है जो ब्रायोफाइट प्लांट को वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करती है, तो ये कौन सी एडॉप्टेशन, ये दो एडॉप्टेशन आपने याद रख लेनी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज की तरफ
कि ब्रायोफाइट्स प्लांट क्योंकि पहला प्लांट था जो जमीन पर आया, और अगर रॉबर्ट मॉर्गुलस और शिवार्ट्स के मुताबिक अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट का तो ग्रुप ही एक अलग होता है। तो सबसे पहले प्लांट ही जो है वो क्या है, वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का भी एक डिफरेंट जो है वो टाइप्स आई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हेटेरोगेमी। आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि जो एल्गी होती है, जो कि ब्रायोफाइट्स के या प्लांट्स के एंसेस्टर हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो आइसोगेमस टाइप होती है, एनाइसोगेमस टाइप होती है और ऊगेमस टाइप होती है। लेकिन प्लांट के अंदर जो होती है रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट्स हों या जितने भी प्लांट्स हों, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी वाली होती है, वो होती है हेटेरोगेमी। अब मैं आपको बताता हूँ ये हेटेरोगेमी क्या है। हेटेरोगेमी सेक्सुअल को डिफाइन कैसे करते हैं। हेटेरोगेमी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। हेटेरोगेमी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यानी हेटेरोगेमी, हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है, हेटेरोगेमी में दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। वन इज मेल, एक होता है मेल गैमेट, वन इज मेल, जिसको हम, जिस गैमेट को हम स्पर्म भी कहते हैं, वन इज मेल। और मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। जबकि दूसरा जो गैमेट होता है, एंड अदर इज फीमेल, एंड अदर इज फीमेल। और वो जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है नॉन मोटाइल, जिसको हम एग कहते हैं। फुल ऑफ स्टोर फूड, फुल ऑफ स्टोर फूड। देखो प्लांट्स के अंदर जो एक ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पेशली जो है वो रिप्रोडक्शन का जो हेटेरोगेमी जो स्टार्ट हुई, उस हेटेरोगेमी के अंदर क्या था, एक तो मेल गैमेट है, ये हो गया, ये मैंने बना दिया मेल गैमेट, ये मोटाइल है, स्मॉल साइज का है, और क्या है ये मोटाइल है। और दूसरा क्या है, ये फीमेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट लार्ज साइज का होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, इसको हम एग कह लें और इसको हम कह देते हैं स्पर्म, मेल गैमेट की। अच्छा अब क्या होता है कि अगर बात करें एलजी की, तो एलजी के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऊगेमी कहते हैं। ऊगेमी में भी सेम यही होता है, डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप के गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट होता है जो मोटाइल होता है, और एक फीमेल गैमेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं। तो हेट्रोगेमी और ऊगेमी में फर्क क्या हुआ, हेट्रोगेमी और ऊगेमी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि हेट्रोगेमी में जो फीमेल गैमेट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसमें जो है वो स्टोर फूड भी मौजूद होता है, ये देखो ये फूड स्टोर हुआ हुआ। जबकि ऊगेमी जो है उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसे मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट है नॉन मोटाइल है, सॉरी मोटाइल है, फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल है। सिर्फ इसमें क्या होगा, फूड स्टोर नहीं होगा, इसमें फूड स्टोर होता है। अब क्यों इसमें फूड स्टोर नहीं होता, ऊगेमी में और हेट्रोगेमी में क्यों फूड स्टोर होता है, तो आपको इस बात का पता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उनके मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से डायरेक्ट नया प्लांट नहीं बनता, जाइगोट से पहले बनता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है उसी आर्किगोनियम के अंदर, या उसको आप कह लें कि वो ओव्यूल के अंदर कुछ रहता है, या सीड के अंदर रहता है। तो उसको किसकी जरूरत होती है, उस एम्ब्रियो को फूड की जरूरत होती है। एम्ब्रियो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ तो नहीं बन जाता ना, तो एम्ब्रियो को तो फूड की जरूरत होती है। तो एम्ब्रियो को वो फूड देने के लिए जो है वो क्या होता है, एग में पहले से जो है वो क्या मौजूद होता है, हेट्रोगेमी वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग में फूड मौजूद होता है। जबकि एलजी में क्या होता है, एलजी में जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन जाता है, इस जाइगोट से कोई एम्ब्रियो नहीं बनता, डायरेक्ट नई एलजी बन जाती है, और वो एलजी ऑटोट्रोफ होती है, अपना फूड खुद ही बना देती है। तो अब इधर तो फूड स्टोर की जरूरत ही नहीं है, ऊगेमी में तो फूड स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख लें कि डायरेक्ट एलजी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को फूड की जरूरत होगी, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, ये स्टोर फूड होता है। अब एक बात याद रख लें, कभी अगर हेट्रोगेमी की डेफिनेशन आ जाए और उसके साथ
फुल ऑफ स्टोर फूड ना लिखा हुआ हो तो वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसको, ये डेफिनेशन तो किसकी आ रही है, तो ऊगेमी की हो रही है। लेकिन हेट्रोगेमी में एक साथ ये स्टोर फूड भी जो है वो आपने यूज करना है। क्लियर हो गया ये हेट्रोगेमी? हेट्रोगेमी और ऊगेमी का फर्क पता लग गया? ऊगेमी प्लांट्स के अंदर तो हायर प्लांट ब्रायोफाइट्स और दूसरे हायर प्लांट्स में तो होती नहीं है, वो तो होती है एल्गी में। ब्रायोफाइट से लेके जितने भी आगे प्लांट हैं तमाम के अंदर क्या होती है, हेट्रोगेमी होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे चलो, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर कर लें। सर अनाइसोजेनी क्या होता है? हाँ वो तो मैं अब एनआइसोगेमी क्या होती है, अब देखो क्या होता है कि एक आइसोगेमी, एक तो होती है आइसोगेमी, एक जैसे गैमेट फ्यूज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोगेमी। फिर दो ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन एनआइसोगेमी में क्या होता है, इनके साइज का फर्क होता है, मेल और फीमेल गैमेट। मॉर्फोलॉजी सेम होती है लेकिन फिजियोलॉजी में थोड़ा फर्क होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनाइसोगेमी। और ऊगेमी में तो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, साइज का भी फर्क होता है और साथ में उसकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है, तो वो होती है ऊगेमी। इसको मैं आगे जब आपको सेकंड ईयर की मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी किसमें होगी, तीनों चीजें होती हैं किसमें, एल्गी में। और हेट्रोगेमी किसमें होती है, हेट्रोगेमी होती है प्लांट्स के अंदर। अब एक दूसरी अडोप्टेशन की तरफ चल देते हैं आगे हेट्रोगेमी के पास। अब देखो एक और प्रॉब्लम क्या था, एक और प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रायोफाइट एलजी जो थी, एलजी में तो क्या होता था, मेल और फीमेल गैमेट डायरेक्ट पानी में रिलीज हो जाते थे। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट पानी में रिलीज होते, या एक जैसे भी गैमेट्स होते थे वो वाटर में रिलीज होते थे, और उनको तो किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट पानी उनके लिए बेहतर प्रोटेक्शन था। लेकिन ये जो जमीन पर आ गए थे प्लांट्स, तो इनमें जो ये फॉर एग्जाम्पल ये मेल गैमेट है, अब इस मेल सर गैमेट को तो जी जी पूछो, क्या पूछ रहे हो? वॉइस इशू हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉइस इशू हो रहा है? आपकी आवाज भी मुझे साफ नहीं आ रही। अच्छा अब आवाज आ रही है मेरी सही? अब आ रही है मेरी आवाज सही? Yes, देखो अब जो मेल, यस सर। हाँ जो उसमें थे, जो मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया जो लैंड प्लांट थे, जमीन पर जो पौधे आ गए थे, अब उनका जो मेल गैमेट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेल गैमेट है, अब इन मेल गैमेट पर तो सनलाइट पड़ेगी तो ये ड्राई हो जाएंगे। तो जो जमीन पर रहने वाले पौधे थे उनमें क्या हो गए, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन आ गए। उनमें क्या आ गए, सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट जो है वो क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए। अब मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, मेल गैमेट को। ये हो गए मेल गैमेट, किसमें प्रोटेक्ट हो गए, ये मेल गैमेट प्रोटेक्ट हो गए एंथ्रीडियम। इसी तरीके से जो ये फीमेल गैमेट है ये भी जो है वो ड्राई हो सकता है, तो फीमेल गैमेट के ऊपर भी किसमें प्रोटेक्ट हो गई, फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट कर दिया किसके अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्किगोनियम। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी बन गए किसमें, ब्रायोफाइट्स। आज समझ नहीं आ रहा नेट का क्यों इशू आ रहा है ये। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आज पता नहीं नेट का कुछ इशू ही है। चलें चलें, वो बात तो आपको क्लियर हो गई होगी ना, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दिया। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब जो है वो पांचवी अडॉप्टेशन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स किसको कह रहे हैं, गैमेट्स को कह रहे हैं ना। तो मेल गैमेट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, मेल गैमेट्स प्रोटेक्ट होते हैं किससे, मेल सेक्स ऑर्गन से, जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। और जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, उनको फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। ये भाई हो गया मेल सेक्स ऑर्गन हो गया एंथ्रीडियम, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन ने क्या किया हुआ है, मेल गैमेट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये मेल गैमेट हो गया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ने फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आर्किगोनियम। लेकिन अब इन फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर भी तो
रोशनी पड़ सकती है, ड्राई हो सकते हैं ये भी। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ड्राई होने से बचाने के लिए इनके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे इनके चारों तरफ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पैराफाइसिस। इनके लिए क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? इनके लिए टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं पैराफाइसिस। ये क्या है? ये हेयर हैं that protect सेक्स ऑर्गन। देखो गैमेट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पैराफाइसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैमेट्स को या रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी एडॉप्टेशन होती है, तो वो एडॉप्टेशन कौन सी है? वो एडॉप्टेशन है सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। और अगर ये पूछा जाए कि सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ड्राई होने से बचाने के लिए कौन सी जो है वो एडॉप्टेशन है, तो वो एडॉप्टेशन क्या बताओगे? वो बताओगे पैराफाइसिस। क्लियर होगी? आगे चलें, आगे चलते हैं। आखिरी एडॉप्टेशन है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। याद रखिएगा 6 नंबर पर जो एडॉप्टेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। आपको पता है ना, एम्ब्रियो सिर्फ एल्गी में नहीं बनता है, एम्ब्रियो सिर्फ प्लांट में बनता है। और ये यूनिवर्सल अक्रेंस है, यानी तमाम प्लांट्स में होता है। तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल अक्रेंस। ब्रायोफाइट और इसके अलावा जितने भी हायर प्लांट्स हैं तमाम के अंदर एम्ब्रियो जो है वो बनता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। और ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो भी किस में प्रोटेक्ट होकर रहता है? एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्रोटेक्ट इन आर्कीगोनियम। यानी एम्ब्रियो को भी ड्राई होने से बचाने के लिए इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है आर्कीगोनियम। किसमें प्रोटेक्ट होके रहता है एम्ब्रियो? आर्कीगोनियम में प्रोटेक्ट होके रहता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन एम्फीबियन प्लांट्स इज ऑफ यूनिवर्सल अक्रेंस, यानी तमाम में ये एम्ब्रियो बनता है। द फर्टिलाइज एग कॉल्ड oospore, जो फर्टाइल एग हो जाता है उसको आप जाइगोट कह लें, या आप इसको क्या कह लें? oospore कह लें। इज फॉर्म इनसाइड द आर्कीगोनियम। ये oospore कहाँ बनेगा? ये आर्कीगोनियम, या इसको आर्चीगोनियम कह लें। इस आर्चीगोनियम या आर्कीगोनियम के अंदर जो है ये बनता है। एन एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम oospore। जब ये oospore डिवाइड होगा, ये एक oospore है, जब ये डिवाइड होगा तो इसके डिवाइड होने से क्या बन जाएगा? इसके डिवाइड होने से ऐसे जो है वो क्या डेवलप हो गया? इसके डिवाइड होने से बन गया एम्ब्रियो। जब ये डिवाइड होता है तो इसके डिवाइड होने से जो है वो एम्ब्रियो बनता है। और स्टिल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आर्कीगोनियम। एम्ब्रियो को भी आर्कीगोनियम ही प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आर्कीगोनियम सिर्फ फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट नहीं करता, आर्कीगोनियम किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आर्कीगोनियम जो है वो एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए और पूछा जाए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको प्रोटेक्ट करता है, एक दे दिया जाए फीमेल गैमेट यानी एक, और उसके साथ दे दिया जाए एम्ब्रियो, तो आप लिखेंगे बोथ ऑफ दीज। एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करता है और फीमेल गैमेट को भी प्रोटेक्ट करता है। वो फीमेल गैमेट से ही तो एम्ब्रियो बनेगा, जब फीमेल गैमेट के साथ स्पर्म मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। Thus the covering formed by the female sex organ protect the growing embryo from drying out and from mechanical injury। यानी ये जो एम्ब्रियो बन रहा है इसको ड्राई आउट होने से, यानी सूरज सनलाइट से इसको बचाएगा, और इसको कोई इंजरी ना हो, कोई उससे भी जो है वो क्या करेगा? ये बचा कर रखेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट और एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट ऑन लैंड। अब आप जल्दी से क्वेश्चन कर लें, इससे जो भी क्वेश्चन है आपके। एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको बता दिया, इसमें एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन इसमें? सर एक मिनट जी, पूछ लें।